हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल ज्योग्राफी, उसका 5वां पार्ट बिहार कृषि एवं वन संसाधन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का 3rd पार्ट है और इसको पढ़ने के बाद आपका यह बिहार कृषि एवं वन संसाधन चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा। इसलिए अगर आपने इसका 1st और 2nd पार्ट भी नहीं देखा है तो आप उसको जियोग्राफी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में अत्यंत कम घनत्व वाले ज़िले कौन कौन से हैं। अर्थात जो हमारा बिहार राज्य है उसमें कुल 38 ज़िले हैं, तो उन 38 ज़िलों में से अत्यंत कम घनत्व वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो बिहार राज्य में अत्यंत कम घनत्व वाले ज़िले क्रमशः पश्चिमी चंपारण, बांका, जमुई एवं कैमूर हैं। इन जिलों में जनसंख्या का घनत्व 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। अर्थात अत्यंत कम घनत्व का कहने का मतलब है कि ऐसा बिहार का कौन कौन सा जिला है जिन जिलों में जनसंख्या बहुत ही कम है। तो आपको सिर्फ उन जिलों का नाम रखना है कि पश्चिमी चंपारण, बांका, जमुई एवं कैमूर, ये ऐसे ज़िले हैं जिसमें जनसंख्या बहुत कम है, और वह कम कितना है तो 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। बिहार में किन स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अर्थात बिहार का ऐसा कौन कौन सा स्थान है जिन स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा होती है, अर्थात बहुत अधिक वर्षा होती है। तो बिहार के उत्तरी पूर्वी, पूर्वी एवं उत्तर पश्चिमी भागों में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसमें सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है, क्योंकि ये जो किशनगंज जिला है इन्हीं सभी भागों के अंतर्गत आती है, उत्तर पूर्वी, पूर्व एवं उत्तर पश्चिमी भागों के अंतर्गत। और इसके बाद कटिहार एवं पश्चिमी चंपारण का स्थान आता है। तो आपको सिर्फ जिला का भी नाम आप याद रख लेंगे तो आपका आंसर बहुत ही स्टिक हो जाएगा कि बिहार के किन स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार के किशनगंज जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद कटिहार एवं पश्चिमी चंपारण का स्थान आता है। और अगर आप स्थान का नाम याद रखना चाहते हैं तो उत्तरी पूर्वी एवं पूर्वी उत्तर पश्चिमी भागों में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार की कोई 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखे। अर्थात बिहार की कोई ऐसी 2 जल विद्युत परियोजनाएं का नाम लिखे, 2 की विद्युत परियोजना है। तो बिहार की 2 जल विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित है। जो सबसे पहली परियोजना है वह है पश्चिमी सोन नहर जल विद्युत परियोजना। अर्थात जो सोन नहर से बनाया गया है जल विद्युत परियोजना वह, तो जो डेहरी रोहतास जिले में सोन नहर पर बनी है। यह जो नाम से ही पता चलता है पश्चिमी सोन नहर जल विद्युत परियोजना, यह बनाई गई है डेहरी में, जो रोहतास जिले के अंतर्गत आता है, में सोन नहर पर बनी है। और दूसरी जो परियोजना है कटैया जल विद्युत परियोजना, कटैया जल विद्युत परियोजना जो कोसी नदी की सहायक कटैया नदी पर सुपौल जिले में स्थित है। कोसी नदी का रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आ सकता है, बिहार का 100 किससे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और यह जो कटैया नदी है यह भी कोसी नदी की एक सहायक नदी है, और इसी पर सुपौल जिले में स्थित है, और उसी पर कटैया जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो बिहार की 2 जल विद्युत परियोजना थी, जिसका सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, पश्चिमी सोन नहर जल विद्युत परियोजना और कटैया जल विद्युत परियोजना। बिहार में रज्जु मार्गों का उपयोग कहाँ होता है। अर्थात जो बिहार में रज्जु मार्ग है उसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग मुख्यतः राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए रज्जु मार्ग का विकास किया गया है। इसका निर्माण सन 1972 में जापान सरकार द्वारा की गई थी। यह जो रज्जु मार्ग है इसका निर्माण भारतवासी ने नहीं, जापान सरकार ने किया था 1972 ईस्वी में। और इसका उपयोग मुख्यतः राजगीर का जो गृद्धकूट पर्वत है उस पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता है, और यह रज्जु मार्ग राजगीर में है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में रज्जु मार्ग का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग मुख्यतः राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए होता है। और रज्जु मार्ग का विकास किया गया है, इसका निर्माण सन 1972 ईस्वी में जापान सरकार द्वारा की गई थी। बिहार में रेशमी वस्त्रों का उद्योग कहाँ विकसित है। अर्थात जो बिहार राज्य, उस बिहार राज्य में रेशमी वस्त्रों का उद्योग कहाँ कहाँ पर विकसित है। तो बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास मुख्य रूप से भागलपुर एवं उसके आसपास के इलाकों में हुआ है। इसका जो उद्योग मुख्य रूप से वह भागलपुर में और उसके आसपास इलाकों में भी इस रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है।
उद्योग के विकास के लिए हस्तकरघा एवं रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना की गई है। भागलपुर के अलावा भभुआ, नवादा एवं नालंदा में भी रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। सबसे जो मुख्य रूप से विकास हुआ वह तो भागलपुर में हुआ, जो आपने ऊपर ही पढ़ लिया। लेकिन इसके अलावा भभुआ जिला में, नवादा जिला में, नालंदा जिला में भी रेशमी वस्त्र के उद्योग का विकास हुआ है। तो ये बिहार के कुछ ज़िले थे जिन जिलों में रेशमी वस्त्र के उद्योग का विकास हुआ। तो सिर्फ आपको उन जिलों का नाम याद रखना है कि मुख्य रूप से भागलपुर में रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इसके अलावा भभुआ में, नवादा में एवं नालंदा में भी रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। बिहार में ऐसे जिलों का नाम लिखिए जहां वन विस्तार 1% से भी कम है। अर्थात बिहार का ऐसा कौन कौन सा जिला है जिसमें वन का विस्तार बिल्कुल ही कम है। तो बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहां वन का विस्तार 1% से भी कम है, जो निम्नलिखित हैं: सीवान जिला, सारण जिला, बक्सर जिला, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, यहाँ होना चाहिए था समस्तीपुर लिखा हुआ है, समस्तीपुर, बेगूसराय, मेधेपुरा, खगड़िया, नालंदा इत्यादि। ये बिहार के ऐसे ज़िले हैं जिन जिलों में जनसंख्या नहीं, वन का विस्तार 1% से भी कम है। अर्थात उन जिलों में वन न के बराबर है। तो बिहार के सिर्फ आपको जिलों का नाम याद रखना है जिसमें वन का विस्तार बिल्कुल 1% से भी कम है। तो वे जिले हैं सीवान, सारण, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा इत्यादि। ये ऐसे जिले हैं जिन जिलों में वन का विस्तार 1% से भी कम है। बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और क्यों? इससे पहले ही हमने आपको एक क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था कि बिहार का शोक किस नदी को और क्यों कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 100% हर बार एग्जाम में आता ही है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि बिहार में सर्वाधिक बाढ़ इसी नदी के कारण आती है। यह नदी देश की सबसे तेज़ी से मार्ग बदलने वाली नदी भी है। यह कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो देश में सबसे तेज़ी से मार्ग बदलने वाली नदी भी है, और इस नदी के कारण ही बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आता है। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह बिहार के बहुत जगह के फसलों को, जान माल को नष्ट कर देती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में सर्वाधिक बाढ़ इसी नदी के कारण आता है। यह जो नदी है देश की सबसे तेज़ी से मार्ग बदलने वाली नदी भी है। सूखा से बिहार किस प्रकार प्रभावित होता है? अर्थात जो सुखाड़ होता है उस सुखाड़ से बिहार किस प्रकार प्रभावित होता है? तो सूखे से न केवल फसलों को हानि पहुंचती है, बल्कि खाद्यान्नों की आपूर्ति भी कठिन हो जाती है। मवेशी के लिए चारे की कमी हो जाती है, जल स्तर नीचे चला जाता है, पेयजल की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ के समान ही सूखा भी बिहार को बहुत प्रभावित करती है। यह एक प्राकृतिक प्रकोप है। जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और कोसी नदी बाढ़ से लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन जिस तरह बाढ़ लोगों को प्रभावित करती है, उसी प्रकार सूखा भी बिहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि जब सुखाड़ होता है तो उससे न केवल फसलों को हानि पहुंचती है, बल्कि जो खाद्यान्नों की आपूर्ति होती है उसको भी पूर्ण करने में कठिन होने लगता है। मवेशी के लिए चारे की कमी होने लगती है, क्योंकि जब बारिश नहीं होता है तो घास सूखने लगता है, और मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है। जल स्तर नीचे चला जाता है, इसलिए पीने की पानी की समस्या बहुत गंभीर समस्या से उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ के समान ही सूखा भी बिहार को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि यह भी एक प्राकृतिक प्रकोप है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों का नाम लिखिए और वह कहाँ स्थित है। अर्थात बिहार में ऐसा कौन कौन सा प्रमुख हवाई अड्डा है, उन हवाई अड्डों का नाम लिखिए और वह कहाँ पर स्थित है वह भी बताइए। तो बिहार का प्रमुख हवाई अड्डा निम्नलिखित है। सबसे पहला जो हवाई अड्डा है जगप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पटना में स्थित है। दूसरा है बोधगया हवाई अड्डा, बोधगया हवाई अड्डा बोधगया में स्थित है। बिहटा हवाई अड्डा, ये भी बिहटा में स्थित है। भागलपुर हवाई अड्डा भागलपुर में स्थित है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, ये भी मुजफ्फरपुर में स्थित है। रक्सौल हवाई अड्डा, ये भी रक्सौल में। अर्थात आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि जिस नाम का हवाई अड्डा होगा उसी जिला में स्थित होगा। जैसे कि रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल में स्थित है, यहाँ मुजफ्फरपुर होना चाहिए था, मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में स्थित है। भागलपुर हवाई अड्डा भागलपुर में स्थित है। बिहटा हवाई अड्डा बिहटा में स्थित है। बोधगया हवाई अड्डा बोधगया में स्थित है। लेकिन सिर्फ इसी में थोड़ा डिफरेंस है। जगप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पटना में स्थित है, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन ये सभी नेशनल एयरपोर्ट हैं, इसलिए जगप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। सिर्फ आपको हवाई अड्डा और वह किस जिला में स्थित है सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना है।
बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है, बताएं। अर्थात बिहार का नदियों, जो बिहार में नदी है उन नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है, इसके बारे में बताएं। तो बिहार राज्य की प्रमुख नदी गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन वर्ष भर प्रभावित रहती है, जिसमें परिवहन का विकास हुआ है। घाघरा नदी से खाद्यान्न, गंडक से लकड़ी, फल, सब्जी, सोन नदी से बालू और पुनपुन नदी से भांस ढोने का कार्य होता है। वर्तमान समय में पटना के महेंद्र घाट में गंगा नदी पर हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास किया गया है, जिससे से सामानों और यात्रियों को ढोने का कार्य किया जाता है। अर्थात इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार की ऐसी कौन कौन सी नदियाँ जिन नदियों के जरिए एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, अर्थात परिवहन का काम किया जाता है। तो बिहार की प्रमुख नदियां गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन वर्ष प्रभावित रहती है। इससे परिवहन का भी विकास हुआ है, क्योंकि ये नदियां साल भर, वर्षों भर इसमें पानी चलता है। और घाघरा नदी से खाद्यान्न का परिवहन होता है, गंडक से लकड़ी का परिवहन होता है, फल, सब्जी, सोन नदी से बालू का परिवहन होता है, पुनपुन नदी से बांस ढोने का कार्य होता है। वर्तमान समय में जो पटना का महेंद्र घाट में है, उस गंगा नदी पर हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग का भी विकास किया गया है, जिससे सामानों और यात्रियों को ढोने का कार्य बहुत ही सुगमतापूर्वक किया जाता है। तसर रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में अधिक होता है। अर्थात यह एक रेशम का प्रकार है तसर रेशम। तो इस रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे अधिक होता है। तो तसर किस्म के रेशम का उत्पादन में भागलपुर जिला प्रसिद्ध है। इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा था रेशमी वस्त्र उद्योग मुख्यतः किन जिलों में अधिक होती है। तो मुख्यतः में भागलपुर था, इसके अलावा भभुआ, नवादा एवं नालंदा में भी होता था। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तसर किस्म का रेशम का उत्पादन भी भागलपुर जिला ही प्रसिद्ध है। यहाँ रेशम की बहुत सारी मिलें भी हैं, बुनाई और कताई का काम भी यहीं होता है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है भागलपुर। भागलपुर जो है वह रेशम वस्त्र उद्योग में प्रसिद्ध स्थान को प्राप्त किए हुए है और तसर किस्म का रेशम का उत्पादन भी इसी जिला में होता है। यहाँ रेशम की मिलें भी हैं, बुनाई और कताई का भी काम यहाँ होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम के अनुसार बिहार की फसलों को कितने भागों में बांटा गया, लिखे। यह 5 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौसम के अनुसार बिहार की फसलों को कितने भागों में बांटा गया है और उनके बारे में बताएं। तो मौसम के अनुसार बिहार की फसलों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, जो निम्नलिखित है। सबसे पहली फसल है भदई फसल। यह मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। इस भदई फसल में अर्थात भादों के दिन में जो होता है उसे को भदई फसल कहा जाता है। इसमें भदई धान, ज्वार, बाजरा, मकई और जूट की खेती की जाती है। यह जो भदई फसल है कब से कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, वो आपको ध्यान रखना है कि मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। इसमें धान, ज्वार, बाजरा, मकई और जूट की खेती की जाती है। दूसरी अगहनी फसल, अर्थात अगहन में होने वाली फसल अगहनी फसल। यह मध्य जून से अगस्त तक रोपी जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसमें अगहनी धान, अरहर, गन्ना और ज्वार बाजरा की खेती की जाती है। इसके बाद जो तीसरा फसल है वह है रबी फसल। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट ली जाती है। इसमें गेहूँ, दलहन और तेलहन की खेती की जाती है। दलहन से रिलेटेड हमने आपको बताया था दाल से रिलेटेड फसल, और तेलहन मतलब तेल से संबंधित फसल। चौथा और सबसे लास्ट फसल है गर्मा फसल। सिंचाई की सुविधा रहने पर ग्रीष्म ऋतु में गर्मा धान, ये सब्जियों की खेती की जाती है। गर्मा फसल में ग्रीष्म ऋतु में यह जो फसल खेती की जाती है उसको गर्मा फसल कहा जाता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म के आरंभ में काट ली जाती है। अगहनी फसल मध्य जून से अगस्त तक रोपी जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। भदई फसल मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। तो ये मौसम के अनुसार बिहार के 4 प्रमुख फसल थे, जिसमें किस किस चीज़ का उत्पादन होता है वो भी आपने पढ़ लिया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गावती जलाशय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थात जो दुर्गावती जलाशय परियोजना है उस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण है। अर्थात यह परियोजना इसलिए बनाया गया है कि कैमूर एवं रोहतास जिला में बाढ़ जब आए तो उस बाढ़ को रोका जा सके और उनमें सूखे क्षेत्रों की सिंचाई किया जा सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई एवं बाढ़ को नियंत्रित करना। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस चैप्टर का 41 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर आप सभी क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार इसमें समझ लेते हैं तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन को आप एग्जाम में नहीं छोड़िएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।